दोस्तों वेलकम टू पॉडकास्ट पॉइंट। यहाँ पर आपको तरह तरह के करंट अफेयर्स से लेकर डेली न्यूज़ भी मिलेगी और साथ में हिंदी साहित्य से रिलेटेड या उससे रिलेटेड कोई भी मटेरियल होगा उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। अभी फ़िलहाल हम फोकस कर रहे हैं एडवर्टीज़मेंट 50 यूपीएचईएससी यानी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विसेज में जो एडवर्टीज़मेंट 50 आया है उसमें हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उस पर हम लोग आज फोकस करेंगे। साथ में बात करेंगे जो 30 क्वेश्चंस आने हैं करंट अफेयर्स और जीएस से, वो कैसे हम कवर करें। पहले आज ये सिलेबस देख लेते हैं, फिर मैं धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियोस डालूंगा, आपको समझ में आएगा। और कोशिश ये करेंगे कि पूरा सिलेबस हम 10 से 15 दिन में कवर कैसे कर सकते हैं, क्या हमें पूरा पढ़ने की ज़रूरत है और अगर पूरा पढ़ेंगे तो क्या वो कवर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ये सिलेबस देखें, पहले तो मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम मई में होने वाला है ना। मई में एग्ज़ाम है और पैटर्न वही है पुराना, लेकिन सिलेबस नया है। पुराने पैटर्न में क्या है कि भाई 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होते थे और 30 क्वेश्चन आपके दूसरे होते थे, जो जीएस और करंट अफेयर्स। वही पैटर्न यहाँ पर सेम रखा गया है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज, विषय कोड 1 है हिंदी। सबसे ज़्यादा सीट्स आई हैं, आप जानते हैं 2000 में से लगभग 166 167 या अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 160 की ही लाइन में कुछ इसकी सीट्स हैं, है ना। तो हिंदी भाषा का इतिहास, आप सिलेबस अभी देखिए और हम लोग बात करने वाले हैं कैसे कवर करेंगे हिंदी भाषा का इतिहास, ये सब कुछ इसमें है। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि ये आप देखेंगे तो टोटल 10 इकाई हैं, है ना। ये देखिए टोटल 10 इकाई हैं और हर इकाई से 7 क्वेश्चन आएंगे। तो क्या हमको कितना कितना फोकस करना है इस पर बात करेंगे। देखिए, हिंदी भाषा का इतिहास है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, है ना। तो हिंदी भाषा का इतिहास आराम से कवर हो सका है। क्या हमें ये सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत है? नहीं है। क्यों, मैं ये अलग से वीडियो बना के मैं आपको बताऊंगा। पहले आगे बढ़ते हैं। नागरी लिपि का इतिहास, नागरी लिपि का उद्भव व विकास, विशेषताएं, मानकीकरण, ये आपको जानते हैं। यूनिकोड, कंप्यूटर, देवनागरी लिपि से संबंधित सुविधाएं एवं सॉफ्टवेयर, इसका पूरा का पूरा मैं आपको सिलेबस या फिर मैं आपको मटेरियल यहाँ पर मैं दे दूंगा और मटेरियल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप वीडियो देखकर ही समझ जाएंगे और जो एमसीक्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे उससे आप समझ जाएंगे। हिंदी का विस्तारीकरण, वैयक्तिक एवं संस्थागत प्रयास, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास कैसे हुआ, उसके बाद सरकारी संस्थाएं, राजभाषा अधिनियम आप जानते हैं, उसके तहत जो संस्थाएं बनी थी उसको आप बाकायदा यहाँ पर हम लोग देखेंगे कौन कौन सी संस्थाएं थी। जैसे आप जानते हैं कि CSTT, सेंटर फॉर साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी करके एक संस्था है जो कि केवल शब्दावलियों का काम करती है, वो एक संस्था है, संवैधानिक संस्था है। उसके अलावा केंद्रीय हिंदी निदेशालय है। इस तरीके से बहुत सारी संस्थाएं हैं। सम्मान अभी हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए हैं। पत्र पत्रिकाएं तमाम हैं। हिंदी के जनमाध्यम क्या क्या हैं, हिंदी के पोर्टल, वेब पोर्टल। ये बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, आपको देखने में बड़ा लगेगा लेकिन बड़ा है नहीं। लेकिन पढ़ने के लिए स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है कि हमको क्या क्या हम करें और वो कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास आपको देखना है। क्या आपको पूरा इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है? मेरी सलाह ये है कि कम से कम आप हिंदी का संक्षिप्त इतिहास ज़रूर पढ़ लें। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला इतिहास मूल जो है वो पढ़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अन्यथा आप हिंदी साहित्य का जो संक्षिप्त इतिहास है विश्वनाथ त्रिपाठी का, कम से कम वो तो आप ज़रूर पढ़ लें ताकि एक बेस आपका बन जाए। और जितने लोग हैं एमए हिंदी जिन्होंने की होगी वो जानते हैं, उनको मेरे ख्याल से उन सब ने ये सब पढ़ा ही होगा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इसमें बहुत ज़्यादा समस्या उनको नहीं आने वाली है। ठीक है, आप जानते हैं भक्तिकाल की 2 धाराएं कौन कौन सी थी, रीतिकाल में फिर कौन कौन से थे, है ना, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त कवि, यही सब है। आधुनिक काल में सबकी आपको आधुनिक काल के प्रणेता से लेकर और समकालीन हिंदी साहित्य तक की विधाएं आप कविताओं में और उपन्यास में और कहानी में आप सब जानते हैं। ये हम लोग आराम से कवर कर सकते हैं, बहुत देर का काम नहीं है। जो रटना है वो है रचना और रचना काल और रचनाओं का क्रम, वो आपको हमें यहाँ पर ध्यान देना है। फिर हिंदी साहित्य गद्य विधाएं, अब इसमें से 7 क्वेश्चन आएंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं। हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, कथेतर, गद्य विधाएं। अब इनको जब आप ऊपर वाला पोर्शन पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, तो जाहिर है उसमें आप ये सब पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। बस यहाँ पर क्या है, अवधारणा आपको थोड़ी सी चेंज करनी पड़ जाएगी पढ़ते हुए। अब आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। हिंदी का पहला उपन्यास, हिंदी की पहली कहानी, हिंदी का पहला नाटक, नाटक और रंगमंच में अंतर, भारतीय नाट्य और पारसी नाट्य परंपरा में क्या अंतर है, उसका नाट्यशास्त्र का संक्षिप्त परिचय, ये सब हमको यहाँ पर देखना होगा।
ऐसे ही हिंदी आलोचना का उद्भव विकास आप देखेंगे। तो इनके लिए कौन कौन सी किताबें आप पढ़ सकते हैं वो भी मैं यहाँ पर आपको अलग से एक वीडियो में बनाऊंगा। आज केवल मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। साहित्य शास्त्र और आलोचना, काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में आपको कॉलरिज से लेकर मतलब भारतीय से काव्य शास्त्र के प्रणेताओं से लेकर और पाश्चात्य काव्य शास्त्र तक यहाँ पर पढ़ना है, जिसमें आई रिचर्ड्स और टी.एस. इलियट शामिल हैं। जिन्होंने नेट का एग्जाम दिया होगा उनके लिए ये सिलेबस बहुत मुश्किल नहीं होगा, है ना। आइए इकाई नंबर 7, हिंदी आलोचना के पारिभाषिक शब्द और कतिपय अवधारणा। ये एक नया सिलेबस है। इसके लिए हिंदी साहित्य की पारिभाषिक शब्दावली नाम से एक किताब आती है राजकमल प्रकाशन से। डॉक्टर अमरनाथ की संपादन में वो किताब निकली हुई है और ये सिलेबस पूरा का पूरा एक तरीके से उस किताब में आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। वो किताब इजीली अवेलेबल है मार्केट में। हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली उसका नाम है, राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। आप उसको ले सकते हैं, उसमें ये सारी डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी और मैं इसके ऊपर एक अलग से एक 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट की क्लास लेने वाला हूँ यहीं पर। प्रमुख रचना और रचनाएं, हिंदी काव्य, विद्यापति कबीर, ये सब कुछ आपको अक्षर प्रकाशन से एक किताब आई है हिंदी काव्य करके, है ना, मार्केट में अवेलेबल है, आप वो ले सकते हैं। तुलसीदास, मीराबाई, ये सब देखिए, विश्व इनके आरंभिक पद क्या। देखिए समस्या ये है कि इतना बड़ा ये खंड है 8वां, सवाल आने केवल 7। क्या हमें पूरा पढ़ने की ज़रूरत है? क्या हम ऐसी जगह पर अपना ध्यान केंद्रित करें जहाँ पर हमारा इनपुट कम हो, इनपुट ज़्यादा हो और आउटपुट कम हो, है ना। हम मैं पढ़ तो लूँगा ये सारे गोरखवाणी के या विद्यापति के या कबीर के, ये सब पढ़ तो सकते हैं, लेकिन क्या मैं इनको जितनी देर में पढ़ूंगा, क्या उससे मेरा एक सवाल हल होगा या 2 सवाल हल होंगे? क्या एक सवाल के लिए छोड़ा जा सकता है? भलाई किसमें है कि मैं आधुनिक वाले जो इजीली अवेलेबल है वो कर लूँ, क्योंकि उनमें से कुछ नहीं 7 में से 4 सवाल तो इजीली निकलेंगे, है ना। आप क्या करेंगे, आदिकाल से एक ले लेंगे, भक्ति से 1-2 सवाल ले सकते हैं, रीति से 1-2 ले सकते हैं, लेकिन आधुनिक काल में आएंगे ही आएंगे इतने सारे कवि आधुनिक के जब लगे हैं, मैथिली शरण गुप्त से लेकर सुदामा पांडे धूमिल तक, तो आपको 3 से 4 सवाल पूछने ही वहाँ से पड़ेंगे। तो बेहतर यह है कि हम इस पर ध्यान दें। साकेत, नवम सर्ग, कामायनी, आशा, श्रद्धा, लज्जा सर्ग, राम की शक्ति पूजा, जागो फिर एक बार। इसमें आएगा क्या, आपको पंक्ति दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इस पंक्ति का सार क्या है। सार इजीली आप छांट सकते हैं अगर आपने मूल पाठ पढ़ा है। या बोल दिया जाएगा कि अंधेरे में का नायक जो है, या फिर अंधेरे में कविता किस मुक्तिबोध ने इसमें किस चीज़ की परिकल्पना की है ना, या फिर मुक्तिबोध की फैंटेसी की अवधारणा क्या है। इस टाइप का क्वेश्चंस यहाँ पर आ सकते हैं। उसके 4 ऑप्शंस आएंगे, आप उसको आराम से कर सकते हैं। या फिर शमशेर बहादुर और केदारनाथ अग्रवाल या भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं की आपको वो दे दी जाएंगी पंक्तियाँ और पूछा जाएगा कि ये कौन है, ठीक है। या फिर इन सब कविताओं की या कवियों के क्रम पूछ सकते हैं। 7 क्वेश्चन आने, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कथा साहित्य हिंदी उपन्यास पर। गोदान, वयम रक्षामा, इन सब के आपको हिंदी उपन्यासों के सार, एक दूसरा इनके नायक नायिका यानी पात्र, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने इतना पकड़ लिया तो आप इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। और अगर आपको भाषा का ज्ञान है कि चतुर्सेन शास्त्री की भाषा संस्कृत निष्ठ है, तो आप आराम से लगा सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का पुनर्नवा आप थोड़ा सा पढ़ें, आपको पता लग जाएगा। आज्ञे की भाषा आप जानते हैं तो आप पकड़ सकते हैं। रेणु की भाषा आप आराम से पता लगा सकते हैं को क्या है ना। लेकिन इसके लिए अगर आपने पाठ पढ़ा है, सार पढ़ा है, तो इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पूरे इकाई 9 में से 7 क्वेश्चन आने हैं। अब इसमें उपन्यास भी है, कहानी भी है, हिंदी नाटक भी है, तो आप हिसाब लगा लें 3-3, 4 या 4-4, 2 का, जैसा भी एग्जामिनर का मन होगा वैसे क्वेश्चन आएंगे। कहानी और निबंध, कहानी के लिए कथा सारंग नाम से एक किताब मार्केट में अवेलेबल है, आप वो ले सकते हैं। और इसी तरीके से हिंदी निबंध पर निबंध मान करके अक्षर प्रकाशन से किताब है, वो आप ले सकते हैं, है ना। तो ये दोनों चीज़ें आप ले सकते हैं। याद रखिएगा, कहानी के तमाम पात्र आपको याद रखने हैं कि भैया जगदम्बा बाबू किसमें थे, है ना। परिंदे की नायिका कौन है, जहाँ लक्ष्मी कैद है में कौन क्या क्या है, मलबे का मालिक, चीफ की दावत, लाल पान की बेगम, रोज़, मालती वगैरह आपको याद होगा अगर आपने कहानी पढ़ी होगी, है ना। एक जैसा दिन हो जाता है। आकाशदीप आपको अच्छे से याद होगा, उसने कहा था लहना सिंह, है ना। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। अंधेर नगरी का के आपको अंतिम दृश्य कहाँ पर आधारित है, जैसे बाजार का, जैसे बाजार का दृश्य कौन सा है ना। आपको दृश्य भी पूछ सकते हैं कि अंतिम दृश्य कहाँ का है, क्या वो शमशान का है, क्या वो बाजार का है, कहाँ का है, तो आप आराम से उसको कर सकते हैं। इसी तरीके चंद्रगुप्त के
पात्र आपसे पूछ सकते हैं, एक दृश्य आपसे पूछ सकते हैं, अंधा युग का प्रथम दृश्य आपसे पूछ सकते हैं, सिंदूर की होली का पूछ सकते हैं, अंजो दीदी का पूछ सकते हैं। इसी तरीके से हिंदी निबंध, निबंध में तो रट जाइए, घोल जाइए विद्या निवास मिश्र, कुबेर नाथ राय। हालांकि निबंध के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपको काफ़ी अंदाज़ा लग जाएगा। अभी देखिए, इकाई 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या हम एक एक क्वेश्चन सबसे ले सकते हैं? हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना भी आए, हो सकता है हिंदी की पहले जीवनी पूछ लें, हो सकता है संस्मरण पूछ लें, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको ओवरऑल अगर आपने तथ्यात्मक वाली किताब पढ़ी हुई या तथ्यात्मक तरीके से पढ़ा है तो ये आपके लिए स्मार्ट वर्क करना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय आप पूरी की पूरी 70 किताबें पढ़ें। क्या 70 क्वेश्चन के लिए हमें 70 किताबें पढ़नी चाहिए? नहीं पढ़नी चाहिए। हमें उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है जहाँ से हमारा आउटपुट ज़्यादा निकले, इनपुट हमारा कम हो, यानी हम पढ़ें कम और क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व हों। तो ये सब कुछ कैसे होगा, क्या क्या पढ़ना है, मैं इकाई वाइज क्लासेस में लेना शुरू करूँगा। यकीन मानिए 15 दिन, 15 से 20 दिन में आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा 15 दिन में कि हाँ, ये एग्ज़ाम हम कर सकते हैं। और रही बात 30 क्वेश्चंस की, तो उसके लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पॉलिटिक्स से कुछ सवाल होंगे, उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स से होंगे, उसके लिए मार्केट में किताबें अवेलेबल है, नहीं तो हम MCQs फॉर्म में करंट अफेयर्स यहाँ पर कर लेंगे। तो फिलहाल आप ये सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को, और पॉडकास्ट पॉइंट नाइन से चैनल है, इसको सर्कुलेट कीजिए, लाइक कीजिए, और टेलीग्राम पर UPHESC हिंदी करके, सॉरी, टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं ये ग्रुप, इसका जिसका नाम है UPHESC GS हिंदी, UPHESC GS हिंदी टेलीग्राम पर ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन करें। मैं वहाँ पर चीज़ें धीरे धीरे डालता रहूँगा, अगला वीडियो कब आएगा ये भी जानकारी मैं वहाँ पर दूंगा, और वहाँ पर क्विज़ वगैरह हम लोग करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए ध्यान रखिए, और सब कुछ नहीं पढ़ना है, 70 किताबें तो कतई नहीं पढ़नी है, ठीक है। कैसे आपको पढ़ना है, क्योंकि MCQ है ना, अगर सब्जेक्टिव होता तब मैं कहता कि आप पढ़िए सब कुछ, ठीक है। चलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग इसके बाद करना शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।